नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू की एमकॉम फाइनल एवीएसटी के सभी छात्रों का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो एक करंट में जो टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है इस टॉपिक का 9th लेक्चर जिसको अपन कह सकते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर अपन इस जो व्याख्यान के अंदर अपन जो प्रॉब्लम आपने पिछले क्वेश्चन में आपने समझी थी कि किस तरीके से अपन प्राइमल सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी सबसे पहला हल निकालते हैं वोगल विधि से, उसके बाद में उसमें किस तरीके से उसको मॉडिफाइड करते हैं और फिर उसका अनुकूलतम हल ज्ञात करते हैं। तो वो सारी स्टेप्स आपको अच्छी तरह से समझाई गई थी, वो सारी स्टेप्स आपको अभी भी ध्यान में रखनी है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अपने को लेनी है उसको अपना नाम आता है एक आपके डीजेनरेट सॉल्यूशन या डीजेनरेसी या डीजेनरेट सॉल्यूशंस के नाम से अपन कहते हैं उसको। यानी उसका मतलब होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं अपभ्रष्ट हल। तो अपभ्रष्ट हल का यहाँ क्या मतलब होता है, बहुत सीधे से सेंस ये होता है कि जब अपन फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं वोगल विधि से, तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये होता है कि कुछ भरे हुए खाने या सेल्स वर्ग होते हैं और बाकी कुछ खाली रह जाते हैं। यानी सभी वर्गों को आवृत्तियाँ जो इकाइयाँ अलॉट नहीं होती हैं, तो जो भरे हुए खाने होते हैं, जो वर्ग होते हैं, उनकी जो संख्या होती है उसके बारे में एक रूल होता है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, m + n-1, या जिसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि r + c-1 भी हो सकता है। यानी पंक्तियों की संख्या, कॉलम्स की संख्या को जोड़ के उसमें से एक कम कर देते हैं, उतने भरे हुए खाने होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 3 कॉलम है और 3 ही पंक्तियां हैं, तो जोड़ हुआ 6 और एक कम करते हैं तो 5 भरे हुए वर्गों की संख्या होनी चाहिए। अब यदि 5 से कम है यानी 4 है, तो इसको अपन डीजेनरेट सॉल्यूशन कहते हैं। यानी जो हल सुसंगत नहीं है वो अपभ्रष्ट हो गया। अगर सुसंगत हल नहीं है तो उसको अपन अपभ्रष्ट कह सकते हैं। अब यदि इस तरीके से कोई अपभ्रष्ट हल आता है, तो ऐसे अपभ्रष्ट हल का जब अपन अनुकूलतम हल ज्ञात करते हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए चूंकि एक नियम है कि भाई ये आपका r + c-1 या m + n-1 के बराबर भरे हुए खाने होने चाहिए, और अगर वो हल सुसंगत नहीं है तो हम उसका अनुकूलतम हल ज्ञात नहीं कर सकते। उसको सुसंगत बनाने के लिए, यानी भरे हुए खानों की संख्या m + n-1 के बराबर करने के लिए फिर क्या करें? फिर हम ये करते हैं कि जो खाली खाने बचे हुए हैं, उन खाली खानों में जो सबसे कम कॉस्ट वाली जो लागत होती, जो सबसे कम लागत वाला जो खाना हो या वर्ग होता है, उसके अंदर अपन उसको एक स्मॉल e के नाम से उसको गोला कर देते हैं और उस वर्ग को अपन भरा हुआ खाना मान लेते हैं। ई का मतलब ये होता है कि उस खाने में हमने शून्य इकाइयाँ अलॉट की हैं, उसको शून्य इकाइयाँ अलॉट करते हुए उसको भरा हुआ खाना मान लेंगे, और अब ये खानों की संख्या m + n-1 के बराबर हो जाएगी। और उसको जब हमने भरा हुआ वर्ग मान लिया, तो आगे की जो कैलकुलेशन जब होंगी, जो भरे हुए वर्गों के मान के आधार पर करने की जांच संबंधी, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है जांच करने में कि पंक्ति मूल्य और स्तंभ मूल्य अपन ज्ञात करते हैं म्यू और न्यू। तो वो म्यू और न्यू निकालते समय भी हम ये जो खाना है जिसमें अपने ई बैठाया है, उसको अपन गोला किया हुआ है, उसको हम भरा हुआ मान करके ही अपन म्यू और न्यू का कैलकुलेशन करते हैं। यदि कई बार क्या होता है कि न्यूनतम जो लागत के एक से अधिक वर्ग आ सकते हैं,
न्यूनतम वर्ग, जैसे मान लीजिए न्यूनतम लागत 5 रुपये है तो 5 रुपये के 2 खाने आ गए, तो अब कौन से में फिट करें? वहाँ पर अपन देख लेते हैं कि भाई जो स्वतंत्र वर्ग होता है, यानी म्यू, जैसे मान लीजिए ऊपर लेफ्ट में म्यू है और ऊपर न्यू है, तो उनमें से कोई जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड होती है, उसको अपन मान ले, उसको स्वतंत्र वर्ग लेते हैं और उसको ये अपन उसी में ई को फिट करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए 5 आपकी न्यूनतम वैल्यू है, वो 2 जगह है, तो एक वाली जगह के अंदर न तो लेफ्ट वाला म्यू ज्ञात है और न ऊपर वाला न्यू ज्ञात है, तो फिर उसके अंदर अगर आपने उस 5 में आप ई फिट भी करोगे तो भी आपको कोई भी वैल्यू म्यू और न्यू की कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए हम म्यू और न्यू उसमें ई उसमें फिट करते हैं 2 होने पर, जिसके अंदर एक साइड से अपने को म्यू और न्यू का ज्ञान हो। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो 2 जगह भी जो है वो मान लीजिए m+n-1 के बराबर जो है वो संख्या और भी कम हो जाए, जैसे 4 की बजाय 3 ही रह जाए, तो 2 जगह भी ई रखना पड़ सकता है, 2 जगह भी ई रखना पड़ सकता है। तो जिसमें सबसे जो कम लागत होगी 2, उनमें अपन ई रख देंगे। तो ये जो है वो स्थिति रहती है। तो वो सिचुएशन के अनुसार देख लेते हैं कि यदि m+n-1 के अंदर करने पर अगर एक ही कम पड़ता है तो एक जगह रख देंगे, 2 पड़ती है तो 2 सबसे कम लागत वाले में रख देंगे। तो ये बात इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने की है। आगे जब अपन हल करते हैं, उत्तरोत्तर कोई भी हल ज्ञात करते हैं, नेक्स्ट वाले हल में कई बार ये भी हो जाता है कि नेक्स्ट वाले किसी हल के अंदर अगर इस तरीके की नौबत हो जाए कि जो है वो बंद पथ के निर्माण के बाद में जो ज्ञात हल होता है उसमें कोई वर्ग रिक्त हो जाता है, यानी प्रथम हल की बजाय उत्तरोत्तर किसी हल में अगर अप्रशस्तता आती है तो भी जो बंद पथ में जो वर्ग रिक्त होता है उसमें से कम लागत वाले वर्ग में हम ई को रखते हैं। तो ये बात आपको क्या स्पष्ट करनी होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक तो ये हुई कि पहले हल में ही अपभ्रष्टता आई, तो पहले हल में ही अगर अपभ्रष्टता आई तब तो सबसे कम लागत वाले में आपने रख दिया। कई बार क्या होता है कि अगर ये अपभ्रष्टता आगे के किसी हल में आती है, नेक्स्ट किसी सॉल्यूशन में आती है, तो जो पहले वाले पथ में जो आपने पहले वाले में जो बंद पथ निर्माण किया है उसमें जब कोई वर्ग रिक्त होते हैं तो उनमें से जो कम लागत वाला उसमें अपन ई रखते हैं। तो ये सिचुएशन के अनुसार है कि भाई एक तो आपके पहले वाले हल में ही अपभ्रष्टता आई या आगे के हलों में अपभ्रष्टता आई है। यदि पहले वाले में अपभ्रष्टता आई है तो कम लागत वाले में रख ही लेते हैं, 1 या 2 में जैसी भी है। और अगर आगे वाले में अपभ्रष्टता आती है तो जो पहले वाले में बंद पथ के अंदर जहाँ पर भी वर्ग रिक्त बन गया हल करते टाइम, तो उस रिक्त वर्ग के अंदर में से जैसे 2 वर्ग रिक्त हो गए मान लो, तो उनमें से जो कम लागत वाला होता है उसमें वो इकाई है उसको ई को फिट कर दिया जाता है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये एग्जांपल है, उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। ओके, अब आपको क्या करना होता है, बहुत एक इसमें एक सिंपल सी बात ये होती है कि आपको सबसे पहले वोगल विधि से हल निकालना होता है। तो अपन जैसे वोगल विधि से हल निकाला तो प्रथम अंतर जैसे 0 और 10 का 10 आया, कॉलम अंतर ले रहे हैं अपन आगे वाले, प्रथम 0 और 10 का अंतर 10 आया। उसके बाद में नेक्स्ट वाले के अंदर अपन ने अंतर लिया तो जैसे 7 और ये आपके क्या हैं, जैसे नेक्स्ट वाला जो अंतर आपने लिया वो जैसे 7 और 9 का अंतर ये 2 आएगा, सॉरी 3 यहाँ लिखा गया है, इसको आप 2 समझ लेना। 7 और 2 का अंतर 9 हुआ ना, 9 हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है वो जैसे 0 और 14, इसका अंतर 14 आया, तो हम इसको 14 ले लेंगे। ये तो इसी प्रकार से नीचे पंक्ति अंतर होंगे। पंक्ति अंतर के अंदर अपन 0 और 10 10 आ गया, 0 और 7 7 आ गया, और 0 इसके अंदर जो है वो 9 और जैसे D3 के नीचे अपन देखते हैं तो 9 और 15 जो है, सॉरी 9 और 15 नहीं, 9 और 16, हाँ ये 15 को इंक्लूड मत कर देना क्योंकि ये डिमांड इकाइयाँ हैं। तो अपने को 9 और 16 का अंतर 7 आ गया, और इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट जो अंतर है वो 11 और 18 का अंतर 7 आ गया।
तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो 14 हुआ, कॉलम अंतर इधर 14 था, ये 10 था। यहाँ पर आप ध्यान रखना, इधर कॉलम अंतर में ये 3 गलत लिखा गया है, ये एक्चुअल में 7 और 9 का अंतर 2 है 3 की बजाय। ये आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, हालांकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो 14 को जब अपन ने लिया तो इसके बाईं ओर जब अपन चलेंगे तो अपन 0 सबसे कम कॉस्ट है, और ये कौन सी है, O2D1 में। O2D1 में 0 लिखा हुआ है, सबसे कम लागत में अपन जितनी इकाइयाँ फिट कर सकते हैं उतनी कर देंगे। तो अपन ने 5 इकाइयाँ फिट कर दी। अब देखो 5 इकाइयाँ जो ही फिट की तो आपके एक तो D1 कॉलम कट गया, क्योंकि 5 इकाइयाँ उसमें डिमांड में नीचे लिखी गई हैं, तो इस खाने में आप और इकाई नहीं ला सकते। इसी तरीके से पंक्ति O3 भी पूरी कट जाएगी, क्योंकि इस इधर 5 मैक्सिमम इकाइयाँ। अब क्या है कि ये यहीं आते ही आपको एक बात दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अगर एक ही कॉलम या एक ही पंक्ति कटता तब शायद क्या निश्चित रूप से ज़रूरत आपको नहीं पड़ती ई इंट्रोड्यूस करने की। अब यहीं आपको पता लग गया कि जो नेक्स्ट वाली आपकी चैलेंज आ गया वो, क्योंकि जब 2 कट गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निश्चित रूप से m+n-1 के बराबर भरी हुए वर्ग नहीं आएंगे, उससे कम हो जाएंगे। ये यहीं पता लग जाता है इसके बाद में अपन नेक्स्ट लगते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस अपन ने लिया तो 0 और 11 का 11 आया, और फिर वही 7 और 9 का अंतर 2 आया, और इसके बाद में 14 का और जो है वहाँ ये तो अंतर लेंगे ही नहीं, क्योंकि O3 तो पूरी लाइन कट गई। इसी तरीके से D1 कट गया तो अंतर लेंगे ही नहीं, और फिर D2 के अंदर अपन ने अंतर लेंगे तो 7 का और 14 का अंतर लेंगे, क्योंकि ऊपर 0 जो है 0 है वो तो पूरी लाइन कटी भी है, इसलिए नहीं लेंगे। तो 7 14 का अंतर 7 आ गया, फिर 9 16 का अंतर 7 आ गया, फिर 18 और 11 का अंतर 7 आ गया। अब इसमें 11 सबसे बड़ा है कॉलम अंतर, तो 11 के लेफ्ट में अपन जाएंगे, तो लेफ्ट में जाएंगे तो जो D2 कॉलम है उसमें 0 सबसे कम कॉस्ट होती है, तो उसके अंदर मैक्सिमम अपनी इकाइयाँ कितनी रखेंगे, 15 रखेंगे। तो अब यहाँ पर भी देखिए 2 कट गई एक साथ, D2 भी कट गया और O1 भी कट गया। इसका मतलब एक की जगह 2 ई हो गए, तो आपको 2 ई रखने पड़ेंगे। अब ये इससे क्लियर हो गई ये बात लगभग। और उसके बाद में ये कटने के बाद में अब आपको और अंतर आप नहीं ले सकते, क्योंकि O1 पूरी पंक्ति कट गई, O3 पूरी पंक्ति कट गई, तो अब 3 में से 2 पंक्ति कट गई। तो अब आपके बाकी खाली जो खाने बचे हुए हैं उनमें अपन देख करके इकाइयाँ भर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, जैसे O2D3 के अंदर अपन मैक्सिमम 15 इकाइयाँ रख सकते हैं, क्योंकि नीचे 15 हैं, और फिर बच गया O2D4, उसमें 10 इकाइयाँ रख देंगे। तो इस तरीके से 15 और 10 25 इकाइयाँ हो जाएंगी। तो इधर सब एक बार देख लेना चाहिए। O1 की टोटल 15 हो जानी चाहिए, 15 हैं, O2 की 25, O3 की 5, और इधर D1 की 5, D2 की 15, ये मिल जानी चाहिए सारी इकाइयाँ। तो ऐसे करके अपन प्रथम हल से अपन ने ज्ञात किया। तो इस हल में आपको ज्ञात करते ये पता लग गया कि ये हल आपका सुसंगत हल नहीं है, यानी ये अपभ्रष्ट हल है। और अपभ्रष्ट हल क्यों हुआ, क्योंकि कुल कॉलम जो हैं वो हैं 4, D1 D2 D3 D4, और 3 पंक्तियां हैं। तो 4 और 3 7, 7 में से एक गया 6 आपके भरे हुए वर्ग होने चाहिए, जबकि भरे हुए वर्गों की संख्या 4 है। इसका मतलब 2 ऐसे वर्ग होंगे जिनमें आपको ई इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो जो आप ई इंट्रोड्यूस करेंगे 2 में, तो अब आप कौन से 2 को भरा हुआ मानोगे, क्योंकि अपना सुसंगत हल निकालने के लिए आपको ये हल को सुसंगत बनाने के लिए उसमें उसके भरे हुए खानों की संख्या करनी पड़ेगी आपको। ये पूरी कितनी, 6 आपको भरे हुए करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इस स्थिति को अपन अपभ्रष्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो बाकी बच गए आपके ध्यान से देखोगे तो जो खाली खाने हैं उसमें एक तो है O1D4, ओके, O1D4 है जिसमें 11 लागत है। दूसरा है O2D2 जिसकी लागत 7 है। तो इन दोनों में आप ई इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने ई इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी वो 10 था ना, एक
खाली, हाँ खाली O1D1 10 था, बिल्कुल वो O1D4 तो 11 था, तो O1D1 10 था, तो एक तो O1D1 में रख देंगे और दूसरा रख देंगे O2D2 में E। इन दोनों वर्गों के अंदर जो खाली खाने हैं और कम लागत वाले हैं उनमें E रख दिया आपने। तो E रखते ही ये दो भरे हुए खाने हो गए और अब भरे हुए खानों की संख्या 6 हो गई, और 6 हो गई तो अब हम आगे जांच कर सकते हैं, ये उसको सुसंगत मानते हुए आगे जांच करेंगे। तो अब वही बात है कि जांच करेंगे तो आपने सबसे पहले O1 के लिए μ1 रखा, तो μ1 जो है वो अपने रखा 0, μ1 0 मान लिया। अब एक तो 0 मानना ही पड़ता है, μ1 0 मान करके बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि बी अब अपन μ प्लस न्यू इज इक्वल टू सी के द्वारा हम भरे हुए खानों को देखते जाएंगे और सभी μ और न्यू के मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे आपने 0 माना तो O1D1 के अंदर जो भरा हुआ खाना है तो 0 में कितना मिलाएं 10, तो लागत आई 10, तो μ1 आ गया 10। इसके बाद में O1D2 के अंदर भरा हुआ खाना है तो उसमें कितना मिलाएं कि लागत आ जाए 0, तो 0 आ गया, 0 में 0 मिला 0, तो ये पूरा हो गया, μ1 और μ2 कैलकुलेट हो गई। अब जब μ2 कैलकुलेट हो गया तो जब नीचे की ओर आते हैं तो आपका O2D2 आता है जो भरा हुआ है जिसमें E लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो है वो लागत 7 है, तो 0 में अब कितना मिलाएंगे 7 मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो μ2 7 आ जाएगा, μ2 7 आ जाएगा। इसी तरीके से μ1 10 था, तो μ1 10 था तो उसके नीचे यानी D1 के नीचे जो है वो 5 भरा हुआ है एक 0 वाले में, तो 10 में कितना मिलाएं कि 0 हो जाए, तो 10 में -10 मिलाएं तो μ3 का मान -10 आ गया, तो 0 हो गया ये, ठीक है। और इसी तरीके से अब अपन जब चलते हैं μ2 का 7 वैल्यू थी, तो 7 के सामने भरा हुआ खाना आता है O2D3 वाला, तो O2D3 में 7 के अंदर कितना मिलाएंगे 9 हो जाए तो 2 आ जाएगा μ3 का मान। ऐसे ही μ4 का मान जो है वो 7 में 13 मिलाएंगे तब 20 आएगा, तो μ4 का मान 13 हो जाएगा। इस तरीके से μ और न्यू के मान हमने कैलकुलेट कर लिए। ओके, ठीक है सर, ठीक है बेटे, हाँ ओके 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 ओके। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो अपने को ये देखना है कि ये जो पहले वाला जो हल अपने कैलकुलेट किया था उसकी लागत अपने 335 कैलकुलेट कर ली थी, वो तो पहले वाले के हिसाब से है और उसकी लागत अपनी 335 आई थी, तो वो लागत अनुकूलतम है नहीं, उसका टेस्ट अपन कर रहे हैं अभी। तो इस टेस्ट की प्रक्रिया के अंदर अपन ने पहले μ और न्यू कैलकुलेट किए, और ये μ और न्यू कैलकुलेट करने के बाद में अपन खाली खानों के मान निकालेंगे, तो रिक्त वर्गों के मान अपन ये फॉर्मूला है अपने पास में μ प्लस न्यू माइनस सी और इसकी वैल्यू के द्वारा। तो पहले आप उसमें से ढूंढ लो रिक्त वर्ग कौन से हैं। O1D3 रिक्त वर्ग है, O1D4 है, O2D1 है, O3D2 है, O3D3 और O3D4 रिक्त वर्ग है। और इनके जब आपने इस फॉर्मूले से अपन ने मान निकाले तो आप ध्यान देंगे तो 2 पॉजिटिव मान आए, 2 पॉजिटिव मान आए, और तो उनमें से जो सबसे बड़ा धनात्मक मान है वो O2D1 का है, तो हम O2D1 के अंदर इकाइयाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि रिक्त वर्गों के मान का मतलब ये होता है कि वो खाली खाने के वर्ग के जो मान है वो हमें ये बताते हैं कि वो खाली रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। अगर ये सभी नेगेटिव और शून्य आ जाते हैं तो ये पहला वाला हमारा अनुकूलतम ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता, और उसका मतलब ये होता है कि कोई भी रिक्त वर्ग में इकाइयाँ नहीं ले जानी। लेकिन अब ये 2 रिक्त वर्ग ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर इकाइयाँ लेके आइए आप, हमें खाली नहीं छोड़ना है। तो चलिए साहब आपको प्लस करेंगे, तो अब विवाद हो गया कि दोनों में से किस में ले जाएं। तो हम कह सकते हैं कि O2D1 के अंदर हमें 5 इकाइयाँ इंट्रोड्यूस करनी है, दोनों में एक साथ हम 5 इकाइयाँ नहीं, सॉरी उसके अंदर इकाइयाँ ले जानी है, ये निश्चित हो गया, यानी वो खाना खाली नहीं छोड़ना है, आपको उसको भरना है। तो जब एक से अधिक अगर पॉजिटिव मान आ जाते हैं तो सबसे बड़े पॉजिटिव मान वाले वर्ग में अपन इकाइयाँ इंट्रोड्यूस करेंगे और उस खाने को अपन भरा हुआ कर देंगे, यानी उसमें प्लस कर देंगे। अब आपको यहाँ पर बंद पथ का निर्माण करना है, तो बंद पथ का निर्माण करने के लिए O2D1 को तो आप प्लस कर दो, तो ये बंद पथ का निर्माण भी शायद इसी में कर दिया है, अपन को यहीं कर दिया है। तो O2D जो 1 है उसके अंदर अपन ने प्लस किया, ओके, O2D1 को अपन ने प्लस किया।
अब आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके से घूमना है कि आगे आपको रास्ता मिले। जैसे अब O2D1 के अंदर जो 12 जिसकी कॉस्ट थी उसमें अपन ने प्लस किया, तो अब आप जो है वो ऊपर की ओर जाएंगे, तो भरा हुआ खाना है जिसमें ई रखा हुआ है उसमें आप माइनस कर देंगे। फिर आप राइट जाएंगे O1D2 में तो प्लस कर देंगे और फिर नीचे माइनस कर देंगे और फिर वापस आप वहीं आ जाएंगे जहाँ से चले थे लेफ्ट में। तो ये एक चक्कर हो गया पूरा, जहाँ से हम चले वहीं पर आके रुकें, आगे बढ़ें तो आपको रास्ता मिलना चाहिए। एक बार आपको प्लस करना होता है, दूसरी बार आपको माइनस करना होता है। तो ये इस तरीके से स्थिति करते हुए हम वहीं पहुँच गए। तो ये बंद पथ का निर्माण हो गया। अब जो बंद पथ का निर्माण होता है उस बंद पथ के अंदर जहाँ जहाँ आपने प्लस और माइनस किए, जहाँ जहाँ प्लस और माइनस किए उनमें आप प्लस वाले में तो इकाइयाँ ऐड करेंगे और माइनस वाले में से इकाइयाँ लेस करेंगे। तो चलिए अब इसके अंदर अपन ध्यान से देखेंगे तो जो इकाइयाँ माइनस लिखी हुई हैं तो प्लस वाले में तो अपन उन इकाइयों को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये देखिए अब आपको क्या है, जैसे क्रम इकाई ई के शून्य के बराबर है, अतः इसे जोड़ने और घटाने पर वर्ग O1D1 में रिक्त वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से बात है। तो सबसे कम इकाइयाँ ई का मतलब क्या है, शून्य इकाई होता है। तो शून्य इकाई का मतलब अब O1D1 से यहाँ से हटा देंगे शून्य इकाई को, तो ये खाना खाली हो जाएगा। इसी तरीके से O2D2 के अंदर माइनस लिखा हुआ था, खाना पूरा खाली हो जाएगा। और इनमें प्लस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जीरो जब किसी इकाई में प्लस करते हैं तो वो एक तरह से कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब O2D1 भरा हुआ खाना हो जाएगा, क्योंकि प्लस आया तो भरा हुआ होगा, और भरा हुआ क्या होगा, ई तो अपन ने इंट्रोड्यूस किया ना, तो इधर से तो ई 2 में से हट गया ई, और किस में आ गया, O2D1 में ई इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से इस बंद पथ के निर्माण के बाद जो हमने चेंज किया उसमें चेंज क्या आया, अब आपके 2 के स्थान पर ई एक ही रह गया और वो O2D1 में आ जाएगा, और O1D1 खाली हो जाएंगे और O2D2 खाली हो जाएंगे। ये खाली करने के बाद में जो ये हल आ गया अपना, ये दूसरा हल हुआ, ये दूसरा हल हुआ, और ये दूसरा हल आपको यहाँ निकाला था। इस दूसरे हल के निकालने के बाद में क्या हुआ, इस दूसरे हल की भी अपन ने जांच की, क्योंकि दूसरे हल में कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ई के कारण से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कॉस्ट सेम रही। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो वही बात आई कि यहाँ पर भरे हुए खानों की संख्या 5 ही रहेगी, भरे हुए खानों की संख्या 5 ही रहेगी, क्योंकि एक ई कम हुआ तो एक ही तो फिर भी उसके अंदर खाने जब किए तो भरे हुए खानों की संख्या 5 ही आई, जबकि भरे हुए खानों की संख्या 6 आनी चाहिए। तो इस तरीके से अपन ने जब किया तो आगे इनको भरे हुए खानों की संख्या जो है वो पूरी करने के लिए हमने ई एस्टेब्लिश किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। अब ई किस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 खाने रिक्त हुए थे, O1D1 रिक्त हुआ था और एक O2D2 रिक्त हुआ था। तो उनमें से जो कम किसकी थी, O2D2 की थी, तो उसमें 7, तो इसमें अपन ई रख दिया। ध्यान से देखेंगे आपको, तो इन दोनों में अपन ने ई रख दिया। एक तो ई आपका था ही O2D1 में, और अब दूसरा O2D2 में रखा। यहाँ ध्यान रखना है आपको, जो पिछले जो रिक्त वर्ग हुए थे उनमें से कम लागत वाले में रखते हैं। तो ये अपना एक तरीका हुआ। इस तरीके से रखने के बाद में जब अपन ने सॉल्यूशन निकाला तो यहाँ पर देखिए इस सॉल्यूशन के बाद में एक +2 आ गया फिर, तो O1D4 में फिर उसको अनुकूलतम नहीं आया है, क्योंकि फिर इकाइयाँ इसमें रखनी पड़ेंगी आपको O1D4 में। तो O1D4 कहता है कि मेरे को आप खाली मत छोड़ो। तो चलिए साहब, हम देखते हैं कि O1D2 में उसको भरने के लिए अपन ने क्या किया, O1D4 में प्लस किया। तो ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ऊपर वाले के अंदर अपन ने प्लस किया हुआ है ना यहाँ पर, हाँ, O1D4 में O1D4 को प्लस कर दिया।
तो अब आप प्लस करने के बाद में इधर लेफ्ट में गए तो O1D2 को माइनस कर दिया, फिर O2D2 को प्लस कर दिया और फिर वापस O2D4 को माइनस कर दिया और O1D4 को वापस प्लस में आ गए। तो इस तरीके से ये जो है ये बंद पथ का निर्माण हो गया। इस बंद पथ के अंदर माइनस कहाँ कहाँ आया, दो जगह आया। एक तो माइनस के अंदर 15 इकाइयाँ लिखा है O1D2 के अंदर, एक माइनस के अंदर जो है वो 20 इकाइयाँ लिखी हुई हैं। ध्यान से देखिए आप, ये 20 इकाइयाँ लिखी हैं O2D4 के अंदर। तो अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो है वो जो कम इकाइयाँ हैं वो कम इकाइयाँ अपने को देखनी है कि कम इकाइयाँ 10 है, ये 10 इकाइयाँ कम हैं। तो कम इकाइयाँ जिस माइनस वाले में हैं बंद पथ के अंदर आनी चाहिए वो, तो 15 और 10 में से 10 इकाइयाँ कम होती हैं, तो 10 इकाइयों को अपन रिप्लेस करेंगे। तो ये जो कॉलम है यानी O2D4 है ये तो रिक्त हो जाएगा और O1D4 में अब इकाइयाँ जो हैं वो प्लस करनी है आपको, तो यहाँ पर 10 आ जाएंगी। फिर O1D2 के अंदर इकाइयाँ कम हो जाएंगी 10, तो 5 रह जाएंगी और इसमें प्लस हो जाएंगी O2D2 में, तो 10 इकाइयाँ आ जाएंगी। इससे क्या होगा, O1D2 में इकाइयाँ हो गई 5, O1D4 में इकाइयाँ हो गई 10, फिर O2D1 में इकाइयाँ E रह जाएंगी, O2D2 के अंदर इकाइयाँ 10 हो जाएंगी और O2D3 में वही 15 ही रह जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और O2D4 के अंदर खाली हो जाएगा खाना, यानी रिक्त वर्ग बन जाएगा। यानी आपको बंद पथ के अंदर जहाँ जहाँ माइनस हुआ है उन खानों की भरी हुई इकाइयाँ देखिए कितने हैं और जो कम वाली होती हैं उनको प्लस माइनस में प्लस माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद में जो आपकी टेबल आई वो ये टेबल आई और इस टेबल का जो सॉल्यूशन है वो 315 आता है। अब जैसे पहला जो सॉल्यूशन अपन ने निकाला था उसकी जो लागत आई थी वो लागत आपकी कितनी आई थी, अपने देखा था ना, वो लागत थी 335। अब देखिए कम हो गई ये लागत आ गई 315, ठीक है, ये लागत आपकी 315 आ गई। अब ये आपका जो सॉल्यूशन एक तरह से ये तीसरा सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन आपका सही है या नहीं है इसका भी वही जांच करेंगे। तो उससे पहले तो वही R प्लस C या M प्लस N माइनस 1 के बराबर ये भरे हुए, अब ये भरे हुए खानों की संख्या कितनी है, 6 है। इसका मतलब ये हल आपका अपभ्रष्ट नहीं रहा। अब ये हल अनुकूलतम है या नहीं इसकी जांच करने का वही तरीका है। तो हमने पहले उसी तरीके से μ1 बराबर 0 रख करके और उसी फॉर्मूले से यानी μ प्लस न्यू इक्वल टू C के द्वारा हमने μ1 μ2 μ3 μ4 सब वैल्यूज़ अपने उसी फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर ली। बार बार बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि आपका फॉर्मूला होगा μ प्लस न्यू इज इक्वल टू C। भरे हुए खानों को आपको देखना है, पहले वाले μ1 इक्वल टू 0 मानना है और इस तरीके से आपने जब करने के बाद दूसरा काम आता है आपको रिक्त वर्गों के मान निकालना। तो ये रिक्त वर्ग जितने भी खाली खाने थे O1D1 O1D3 O2D4 O3D2 O3D3 और O3D4 ये रिक्त वर्ग हैं, उनके μ प्लस न्यू माइनस C के द्वारा हमने रिक्त वर्गों के मान निकाले। ये सभी रिक्त वर्गों के मान शून्य या ऋणात्मक, ये सभी ऋणात्मक है, शून्य कोई है नहीं इनमें, तो सभी ऋणात्मक मान आ गए। दैट मीन्स आपका जो ऊपर जो सॉल्यूशन था, इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन जिसमें 315 कॉस्ट आई थी, वो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया और अब हमें आगे सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही अनुकूलतम हल हुआ और उस हल के अनुसार जो इकाइयाँ थी वो इकाइयाँ हमने इस तरीके से स्थापित की हैं। ये इकाइयाँ क्या हैं कि O1D2 में 5 इकाइयाँ, O1D4 में 10, O2D2 में 10, O2D3 में 15 और O3D1 में 5 इकाइयाँ आवंटित होंगी और कुल लागत आएगी 315 रुपये। इस प्रकार से ये हल है। ये प्रक्रिया आपको कुल मिलाकर के समझ में आनी चाहिए। अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसके अनुसार आपको सबसे पहले फिजिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, प्राथमिक हल निकालना पड़ता है।
और वो प्राथमिक हल होता है वोगल का प्राथमिक हल। इस हल को कैसे निकालते हैं आपको पता है, उस हल की हम जांच करते हैं, और जांच करने से पहले हमें उसको ये देखना होता है कि वो सुसंगत हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए m + n-1 के बराबर या r + c-1 के बराबर भरे हुए खाने होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम बाकी बचे हुए जो रिक्त वर्ग हैं उनमें सबसे कम वाले में ई रख देंगे। ई का मतलब 0 इकाई के बराबर, और भरा हुआ मान करके हम आगे अनुकूलतम हल निकालने की प्रक्रिया करेंगे। ध्यान हमेशा रहे, जब तक आप उसको सुसंगत नहीं बना लेते तब तक आप आगे अनुकूलतम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो अनुकूलतम हल कैलकुलेट करने के लिए हमने उसको सुसंगत बनाया, भरे हुए वर्गों की संख्या आपने ठीक की, उसके बाद में म्यू और न्यू आपने निकाले म्यू + न्यू = c के द्वारा। भरे हुए खानों को देखकर μ1 बराबर आपने 0 मानते हुए ले लिया। आप μ2 μ3 में से भी कोई 0 मान सकते हैं, μ1 μ2 μ3 में से 4 में से भी मान सकते हैं, ये कोई हार्ड फास्ट नहीं होता। इसके बाद में जो आपने निकाले तो रिक्त वर्गों के मान जो है वो आप उसी तरीके से आप रिक्त वर्गों के मान निकालेंगे म्यू + न्यू - c के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा। यदि सभी रिक्त वर्गों के मान 0 ऋणात्मक आ गए तो आपका सॉल्यूशन फाइनल है, वही आपका अनुकूलतम हल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप जिस खाने में प्लस आता है उसमें और इकाइयाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, बंद पथ का निर्माण करेंगे। उस बंद पथ के निर्माण करने में जिसमें माइनस की फिगर आती है वहाँ से प्लस वाले में इकाइयाँ ऐड की जाएंगी। जिस माइनस में सबसे कम लागत, सबसे कम इकाइयाँ होती हैं, सबसे कम इकाइयाँ देखनी है, वो इकाइयाँ आप वहाँ से निकालेंगे और प्लस वाले में जोड़ेंगे। इस तरीके से करने के बाद आप फिर उसकी जांच करेंगे, यदि फिर वो कहीं प्लस आता है तो फिर यही प्रक्रिया करेंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया है, ये चलती जाती है, और जब सभी 0 ऋणात्मक आ जाते हैं रिक्त वर्गों के मान, वही हमारा अनुकूलतम हल होता है, और वही इकाइयाँ, आवंटित इकाइयाँ हमारा अनुकूलतम आवंटन को प्रकट करेंगी। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया, ये ध्यान रहे। कई बार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस सवाल में था जैसे 2 ई आपको रखने पड़ गए, कोई बात नहीं है, 3 रखनी पड़ जाए कोई बात नहीं है, हम सबसे कम लागत वाले के अंदर 2 में रख देंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी जैसे 1 से 2 लागत आ जाती हैं तो जिस और म्यू और न्यू एक साइड पता हो उसमें ही अपने को रखना चाहिए। और अगर बाद के किसी हल के अंदर अगर ई को इंट्रोड्यूस करने की बात आती है बाद के किसी हल में, तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पिछले वाला जो बंद पथ था उसके अंदर से के बाद में जब हल किया तो कोई रिक्त वर्ग जो बन गया, उनमें से जो कम लागत वाली जो होती है उसके अंदर आपको जो है वो रखना होता है, ई को इंट्रोड्यूस करना होता है। जो कम लागत वाला होता है उसके अंदर अपन ई को इंट्रोड्यूस करते हैं अगर रिक्त वर्ग बन जाता है तो ये जो है वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी होती है। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रक्रिया है जो अपन ने देखी। अब नेक्स्ट वाले जो व्याख्यान के अंतर्गत हम जो है वो आपकी एक प्रॉब्लम बची है इसके अंदर, जिसको अपन कहते हैं इम्बैलेंस्ड जो आपकी मांग और पूर्ति होती है, यानी असंतुलित बंटन वाली समस्याएं होती हैं जिनमें मांग और पूर्ति बराबर नहीं होती है। तो हम समस्या का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं ये, यानी आपको देखिए एक तो बात है कि आपको एक सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें वोगल विधि से आपको फर्स्ट हल और आगे के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्यूशन निकालने आपको आने चाहिए। एक तो सिंपल प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम ऐसी हुई जिसके अंदर सॉल्यूशन अपभ्रष्ट आता है, यानी आपको m + n-1 के बराबर भरे हुए खानों की संख्या नहीं होती है, जिसको हम कैसे असुसंगत हल आता है। तो फिर उसको किस तरीके से अपन ई के द्वारा उसको सुसंगत बना करके हल करते हैं, ये दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम हुई। तीसरे प्रकार की प्रॉब्लम आपकी होती है असंतुलित बंटन वाली, जिसमें मांग और पूर्ति बराबर नहीं होती है। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो इस तरीके से ये जो है वो तीसरे प्रकार की समस्या आती है। और इसके बाद में एक चौथे प्रकार की समस्या और आएगी इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो वो अपन नेक्स्ट टर्म पर देखेंगे। अगले जो अपना जो व्याख्यान होगा उसके अंदर अपन असंतुलित बंटन वाली समस्याएं हैं उनको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे होगी। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि ये जो प्रक्रिया आपने अब तक सीखी है यही प्रक्रिया सेम रहती है। हर सिचुएशन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत नया ऐड हो जाता है, बाकी मेन प्रक्रिया जो है वो इसको हल करने की यही रहेगी। ये आपको ध्यान रखने की बात है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।